डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी, इसको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोगों के पास प्रक्रिया है। सबसे पहले यहाँ का जो मुख्य पॉइंट है वो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फर्स्टली हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करेंगे, इसको परिभाषित करेंगे। इसकी परिभाषा के बाद जो है हम लोग तब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है उसको हम लोग डिफाइन करेंगे या उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। और जब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी हम लोग को हो जाएगा तब हम लोग दिखाएंगे कि डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट एज ए कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी, यह एक कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी है, इसको प्रमाणित करेंगे। कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी जैसे ही हम लोग साबित करेंगे, हम लोग को जो पीछे वाला उस एक्सपीरियंस पर हम लोग कह सकते हैं कि इससे हम लोग को एक कांस्टेंट प्राप्त होगा। और उस कांस्टेंट के बाद हम लोग फिर इस फार्मूला के मदद से अंडर दिस टर्म वी कैन कैलकुलेट द फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास के लिए फार्मूला हम लोग इस फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के टर्म में ज्ञात कर सकते हैं। ये हम लोग को प्रोसेस है। अब देखो प्रोसेस तुमको याद रखना है, इसमें तुमको जो सभी कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी उसको एक्सप्रेस करने में, उसको बनाने में तुमको मदद मिलेगा। ठीक है, अब चलिए, तो सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट का जो बेसिक डिफिनेशन है, जो हम लोग को प्रक्रिया उसमें सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनेशन, तो हम लोग सीधे लिखे द टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड इट्स सॉलिड phases have equal vapor pressure is known as freezing point या its freezing points कह सकते हैं या freezing point of liquid कर सकते हैं। ये है। तो देखो यहाँ का सबसे मुख्य बात क्या है कि यह एक टेम्परेचर हम लोगों को है। और क्या, कौन सा टेम्परेचर, तो वो टेम्परेचर मींस फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब गया जिस टेम्परेचर पर तुमको वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, मतलब उसके वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट में और सॉलिड स्टेट में दोनों वेपर प्रेशर आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यह हम लोग को एट, जैसे कह सकते हैं एट फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। ये तो हम यहाँ पर मुख्य रूप से इस पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि टर्म यही बनेगा कि टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच। ठीक है, तो मतलब ये एक ताप टेम्परेचर है और जिसमें क्या कंडीशन हम लोग लगाए, डिफिनेशन हम लोग को क्लियर कर रहा है। अब हम लोगों को बात रहा कि हम लोगों को तो अब साबित करना है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को, मतलब कैसे फ्रीजिंग पॉइंट हम लोगों को डिप्रेस कर रहा है, और यह एक कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी के बारे में कंडीशन सबको मालूम है कि हम लोग जब भी सॉल्यूशन लेंगे वो अवाष्पशील सॉल्यूट युक्त सॉल्यूशन होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं माना कि अवाष्पशील इट मीन्स नॉन वोलेटाइल, अवाष्पशील सॉल्यूट युक्त सॉल्यूशन अवाष्पशील सॉल्यूट युक्त सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नहीं, हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, एफपी की हम लोग बात करते हैं। इसको हम लोग देखो, ये तो एक टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के लिए हम लोग टी यूज़ करें, कैपिटल टी यूज़ कर रहे हैं, और ये फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड इसलिए एफ। अब यहाँ पर देख लो, ध्यान देने की बात है, खूब ध्यान से सुनिए, हमारी लेक्चर को खूब ध्यान से सुनिए। जितना ध्यान से सुनने का आदत बन जाएगा ना, कोई लिखा पढ़ी नहीं करोगे उसके बाद, उसके बाद कोई लिखा पढ़ी नहीं, कोई ड्रामेबाजी नहीं, एकदम असली चीज, समझ रहे हो ना। जैसे दो तरह का, तो पूजा करोगे तो पूजा दो तरह से होता है, एक ड्रामेबाजी होता है, एक होता है असली पूजा। तो असली पूजा में देखते हो कि सब कहता है कि मन की पूजा असली पूजा होता है, मन को शुद्ध करिए, ऐसा कहा जाता है ना। बाकी फूल जल ये सब माला और नहीं हो चढ़ाओगे मंदिर में तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मन का शुद्ध। अब मान लो कोई मंदिर गया और चप्पल खोल के गया, तो किसी का ध्यान है कि चप्पल कोई चुरा लेगा, ठीक है। किसी का ध्यान है कि भगवान हाँ सबको हो गया है 3 मंजिला तक, हम अभी तक पिछले लटके हुए हैं, सब कार तक पहुंच गया, हम साइकिले पर पैडल मार रहे हैं, सब फर्स्ट डिवीजन कर गया, हम फेल कर गए। तो उसके बाद ये सब मन में ले करके जाओ और फेल करा देगा भगवान। कुछ नहीं लेके जाना है, ना कुछ लेके जाना है ना कुछ लेना है, सिर्फ प्रत्येक दिन उसको धन्यवाद देना है बस। और कहोगे कुछ दिया नहीं तो धन्यवाद क्यों दे, तो अब सबसे मेनली चीज यहीं पर खेल है, यहीं पर खेल है। उसको डेली धन्यवाद, सुबह उठने से पहले सबसे पहले उसको धन्यवाद दीजिए। कोई जिंदा करने के लिए नहीं, कोई जिंदा करने के लिए धन्यवाद दीजिए, हर एक काम के लिए, हर एक काम के लिए उसको धन्यवाद देना। उससे तुम्हारे मन में पॉजिटिविटी आएगा कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है,
ठीक है, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और बशर्ते उसके बाद तुमको क्या करना है, सिर्फ अपने काम पर ऑब्जर्व करना है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम में कहाँ खोट है, बस उस चीज़ पर ध्यान देना, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा फूल माला कमो चढ़ाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता है सबसे। हाँ, सेम वेपर प्रेशर, उसी को इक्वल लिखे है यहाँ पर, उसी चीज़ को हम रिपीट नहीं किए हैं। हाँ, इंग्लिश पढ़ रही है लगता है कोई 10 समाज का है, इक्वल और सेम यूज़ किया है, दूसरा शब्द हम कर दिए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा भाषा बना दी, मीनिंग वही है, थोड़ा सा चेंज कर दिए है, कोई बात नहीं, लेकिन मीनिंग समझना है। क्या से मीनिंग हो गया, टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड इट्स सॉलिड फेजेज हैज इक्वल वेपर प्रेशर, सेम वेपर प्रेशर हो जाएगा, तो उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब देखो, तो हम लोग अब बात रही है कि अवाष्पशील सॉल्यूट युक्त सॉल्यूशन का हम लोग वेपर प्रेशर TF लिए, तो हम लोग को सॉल्यूशन की यहाँ पर हम लोग ये वेपर फ्रीजिंग पॉइंट लिए, तो सॉल्यूशन में तो सॉल्यूट का क्लियर कर दिए कि ये अवाष्पशील होगा, लेकिन सॉल्वेंट कैसा होगा, तो ये अवाष्पशील है तो सॉल्वेंट तो वाष्पशील होना चाहिए, और कंडीशन भी हम लोगों को है कॉलिजेटिव के लिए कि अवाष्पशील सॉल्यूट युक्त सॉल्यूशन, तो तुम्हारा ये बात क्लियर, सॉल्वेंट तुम्हारा कैसा होगा, वाष्पशील। तो हम लोग कह सकते हैं अब इसलिए प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, TF0। तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट TF0 है। अब देखिए बात यहाँ पर है, ये सॉल्वेंट तुम्हारा वोलेटाइल हो गया, ये बात तो है। अब देखो तुम्हारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलेगा तो सॉल्यूशन बनेगा, तो तुम क्या किए हो, वाष्पशील सॉल्वेंट में अवाष्पशील सॉल्यूट डाले हो, यही ना खेल है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि लिक्विड का जो तुम्हारा वाष्प दाब है, इट मीन्स जो वेपर प्रेशर है, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द्रव के फ्रीजिंग पॉइंट के। ये देखो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कहाँ पर चले गए हम लोग, वाष्प दाब वेपर प्रेशर पर। अब देखो मान लो तुम्हारा सॉल्वेंट पहले वाष्पशील था, उसके साथ अवाष्पशील सॉल्यूट को मिलाएंगे, तो अवाष्पशील चीज इस वाष्पशील को डिस्टर्ब करेगा, इसका मतलब उसका वाष्प घटेगा, तो वाष्प दाब घटेगा, तो वाष्प दाब घटेगा तो ये और ये तो समानुपाती है ना, ये घटेगा तो ये भी घट जाएगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कहने का मतलब तुम इसके साथ ये जो मिलाए हो तब ना ये बना है, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब सॉल्यूशन का घटा कब, जब ये इसमें मिलाओ तब ना, ये मिलाओगे तो क्या बन जाएगा तब, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, फ्रीजिंग पॉइंट है, वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फिर से एक बार सुनिए, बिल्कुल आसान है, पीछे का जो काम वही रिपीट हो रहा है। देखो तुम्हारा वाष्पशील सॉल्वेंट है, इस वाष्पशील सॉल्वेंट में अवाष्पशील सॉल्यूट मिलाए हैं, तो मिलाने पर सॉल्यूशन बनेगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटेगा, और वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट में समान रिलेशन है, तो इट मीन्स वेपर प्रेशर घटने से फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ रहे बात को। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट गया, तो घटने का मतलब हो गया, हम लोग कह सकते हैं अतः जो TF है वो कम हो गया, किससे, TF0 से। ठीक है, घट गया, ये सॉल्यूशन वाला कम हो गया क्योंकि इसके साथ अवाष्पशील सॉल्यूट मिला दिए। अब जब ये कम हो गया तो कितना कम हुआ, ये बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, तो इसी को कहते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट का हिमांक का अवनमन, या डिप्रेशन और हिमांक का अवनमन, इसी को डेल TF से दिखाते हैं, और ये होता है बड़ा, इसमें TF0 और माइनस हो गया TF, तो इसी को तुम डेल TF बराबर TF0 और माइनस क्या हो गया, TF, ऐसे लिख सकते हो, यह हो गया। तो सीधे कह दिए हम लोग कि अवाष्पशील सॉल्यूट युक्त सॉल्यूशन का हिमांक शुद्ध सॉल्वेंट के हिमांक से कम होता है, इसी कमी को हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम लोग सीधे तौर पर अब बढ़े, तो हम लोगों को अब पहला देखो प्रोसेस क्या, प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले तो हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन किए,
फ्रीजिंग पॉइंट के बाद किसको अब कर रहे हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बाद हम लोगों को जो अगला करना है कि ये एक कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी ये सिद्ध करना है। तो हम लोग अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि डेल टी एफ है एज कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी या एक कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी होगा, ये हम लोग को प्रमाणित करना है। तो अब देखो सारी प्रक्रिया तुम्हारे साथ है, सब तुम्हारे जो पीछे हम लोग किए हैं, जो अन्य हम लोग कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी को किए सेम उसी तरह से चलेगा। अब यहाँ पर कॉलिजेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पहले आप ध्यान से सुनिए। देखो हम लोग पीछे एक रिलेशन लिखे हैं, उस रिलेशन पर एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पीछे जस्ट इससे पीछे हम लोग लिखे हैं कि तुमको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगर जो पढ़ते हो उसके लिए थोड़ा सा भी, जो अभी शुरू नहीं किए उसको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन शुरू करना चाहिए सबको। तो कल ही लिखे हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मतलब पहले कि जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर लो होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होगा, क्योंकि दोनों समानुपाती, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, समानुपाती है ना। अब देखो यहाँ पर बात कि वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट में कैसा रिलेशन है, समानुपाती का, समानुपाती है ना। तो हम लोग अगर यहाँ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लिखे हैं, हम लोग लोअरिंग ऑफ यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट दे देते हैं, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में तो सेम रिलेशन है ना। तो इस टर्म्स के जगह हम यहाँ रिप्लेस कर दिए वेपर प्रेशर के जगह फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि दोनों तो समान रूप से जुड़ा हुआ, मतलब समानुपाती रिलेशन में है। समझ रहे बात को? दोनों, ये दोनों सेम समानुपाती रिलेशन में है, तो इसीलिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के जगह लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दे दिए। मतलब लोअरिंग ऑफ के जगह डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बात सबसे समझ, पीछे की बात है। तो मतलब ये हो गया कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हो गया डेल टी एफ किसके समानुपाती हुआ, किसके समानुपाती हुआ, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी। ठीक है। अब देखो पीछे जैसे बनाए थे, अब यहां हम लोग लेते हैं फ्रॉम रॉड्स लॉ, रॉड्स लॉ। तो रॉड्स लॉ क्या कहता है कि यहां पर ये डेल पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है ना। और बी यहां पर तुम्हारा क्या हो गया, सॉल्यूट। बी क्या हो गया, सॉल्यूट। पहले उसको लिख दिए थे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए, सॉल्यूट के लिए हम लोग टर्म क्या कर रहे हैं, बी, और सॉल्वेंट के लिए हम लोग टर्म क्या यूज कर रहे हैं, ए कर रहे हैं। ये तुमको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो, अब बात रही कि इसमें और इसमें, इसमें और इसमें, ये दोनों समानुपाती है, तो इस दोनों में भी हम लोग रिलेशन लिखा, इसीलिए डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। जैसे पीछे वाला किए है सेम चल रहा है। अब डेल टी एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स बी है, तो डेल टी एफ बराबर प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट की जगह यहाँ एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन एक्स बी का फार्मूला कई बार रिपीट कर दिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बटे एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ पर सीधे एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। यहाँ पर क्या हो गया, एन क्या है, एन तुमको यहाँ हम लिख देते हैं मोलों की संख्या, मोलों की संख्या हो गया। ठीक है। अब चलो, तो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग तो जो स्टडी कर रहे हैं कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी के लिए, दिखाई देना सबको, कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी के लिए। तो कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी के लिए स्टडी हम लोग दो कंडीशन में कर रहे हैं। एक तो अवाष्पशील सॉल्यूट युक्त सॉल्यूशन होना चाहिए, जिसकी चर्चा तो हम लोग कर लिए, उसी से डिप्रेशन हुआ। अब दूसरा है कि तुम्हारा सॉल्वेंट जो है वह तुम्हारा जो सॉल्यूशन आइडियल या डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट मतलब सॉल्वेंट की मात्रा अधिक होना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन,
डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो Na जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, Nb। मतलब ए सॉल्वेंट की मात्रा सॉल्वेंट के अपेक्षाकृत क्या होगा, सॉल्यूट के अपेक्षाकृत क्या होगा, अधिक होगा। अब अगर अधिक होगा तो ये तो इसके रेस्पेक्ट में बहुत कम हो गया, इसके रेस्पेक्ट में कम हो गया ना, तो इसलिए बहुत कम को इसमें जोड़ेंगे तो कोई, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो हम लोग को टर्म आ रहा है डेल टी एफ बराबर के एन बी बटे क्या आ गया, एन ए। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब चलिए, तो बराबर एकदम आराम से हमारा हाथ चल रहा है। अगर ध्यान दोगे थोड़ा थोड़ा सा कंटिन्यू करके भी, और थोड़ा थोड़ा 5 मिनट भी घर पर देखोगे, जो टेक्निकली जो प्रोसेस हम बता रहे इसको फॉलो। उस दिन हम क्या एक टेबल हम बना के दिए थे कि तो उसमें जितनी फार्मूला है उसको देख लो, उसमें कौन कौन फार्मूला था, उसमें मोल फ्रैक्शन का फार्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला था, रॉड्स लॉ था, उसमें सब टर्म था। वो हम कह दिए थे कि वो एक तुमको मूल जड़ है, मतलब याद करने टूल्स होता है जिसको रिंच कहते हैं। कोई मशीन को खोलोगे तो रिंच के दांते से खोलोगे, दांतों टूटेगा, मशीनों नहीं खुलेगा, दोनों हो जाएगा। उसके बाद फिर दांत नहीं रहेगा, वो करोगे इसे, समझ लेना बात को। वैसे भी तुम लोग बहुत उदास हो, देख लो फिर भी ध्यान दो। तो हम लोग को के हो गया, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं अब ये एन बी है, अब बटे एन ए। तो एन ए का मतलब नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का सूत्र होता है ग्राम में द्रव्यमान बटे आणविक। तो ग्राम में द्रव्यमान को हम लोग WA और आणविक द्रव्यमान को हम लोग मान लेते हैं MA। तो नीचे वाला टर्म उठ करके कहाँ चले जाएगा, ऊपर। इसके आगे फिर पहले यहाँ अब देखो ध्यान दो, अब हम लोग को यहाँ पर प्रूव करना है इसको। तो बातें अब तुमको क्लियर है कि सबसे पहले यहाँ हम लिख देते हैं डेल टी एफ बराबर हो गया के इंटू एन बी बटे WA इंटू MA। ये हो गया। देखो अब पीछे वाले एक्सप्रेशन से सबको क्लियर है कि यदि या इफ WA बराबर 1 kg और 1000 ग्राम अगर हो तो इसको हम लोग डेल TF बराबर लिख सकते हैं के NB बटे अगर ऐसा होता है तो ऐसे समझ लो, देख लो। तब हम लोग कह सकते हैं ये जो तुमको MA है मतलब NB बटे WA है, इस पर ध्यान दो। इसका मतलब हो गया ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे मतलब पर 1000 ग्राम, ए मतलब सॉल्वेंट। फिर से देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर 1000 ग्राम सॉल्वेंट। तब 1000 ग्राम सॉल्वेंट में उपस्थित सॉल्यूट के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। अब मोललता का डिफिनेशन तुमको मालूम नहीं है, कैसे समझोगे? तो दिक्कत होगी थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ध्यान दोगे तो पकड़ लोगे बात को। तो देखो NB पिछले में भी बताइए कि NB बटे WA इस कंडीशन में किसके बराबर हो जाएगा, M के। तो सीधी बातें हैं, अब K इंटू MA इंटू स्मॉल m हो गया। अब बताओ ये दोनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट गुना कांस्टेंट बराबर एक कांस्टेंट, इसको किससे दिखाएंगे, KF से। तो डेल TF बराबर हो गया KF इंटू स्मॉल m। अब इस तुम या तो तुम कांस्टेंट प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के कांस्टेंट लगा दो, या कांस्टेंट को हटा के प्रोपोर्शनल लगा दो। तो डेल TF बराबर प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, M के। तो अब देखो M तो सीधा किस पर निर्भर कर रहा है, NB पर। NB मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हम लोग कह सकते हैं इसीलिए डेल TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब हुआ सीधा कि तुम्हारा जो ये डेल TF है वह किसके मोल्स पर निर्भर करता है, सॉल्यूट के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है या सॉल्यूट के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ऐसे कह सकते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज सॉल्यूट के कणों की संख्या या मोलों की संख्या पर निर्भर करेगा वो क्या कहलाएगा, कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी। हम लोग सो कह सकते हैं। सो डेल TF
इज कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हो गया, ये हम लोगों को प्रूव करना था, इसको हम लोग प्रूव कर लिए। ठीक है, अब अगला प्रक्रिया सबको क्लियर है कि इसमें एक अननोन टर्म हम लोग को के एफ आया है, कांस्टेंट। अब इस पर काम करना हम लोग को के एफ पर, इट मीन्स कांस्टेंट पर। ठीक है, इसको पूरा कर लीजिए एकदम जो